नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आपने पहला वीडियो देखा होगा जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है 3 वीडियोज़ की, जिसमें हम अपनी हिस्ट्री को, कैसे हमें आज़ादी मिली, इसको हम समझेंगे। आगे के वीडियोज़ कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, मैं आपको वीडियो में एडिटिंग बहुत अच्छी लेवल की नहीं दे पाऊँगा। रीज़न इसका ये है क्योंकि मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, फ़ोन से शूट करता हूँ, उसके बाद मुझे फ़ोन से ही अपलोड करना होता है। फ़ोन भी मेरा बहुत कोई कॉस्टली नहीं है। दूसरा रीज़न है कि मेरे पास अदर काफ़ी वर्क होते हैं, वीडियो एडिटिंग, वीडियो बनाने के अलावा मुझे अभी अपनी पढ़ाई करनी होती है, मेरे भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे वर्क होते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ का वादा ज़रूर करता हूँ कि आप अगर वीडियो देखते हो, मैं आपको विज़ुअलाइज़ेशन तक लेवल तक लेकर जाऊँगा। आप अगर सिर्फ़ सुनते हो तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि आपने कुछ समझा नहीं, कुछ आपने विज़ुअलाइज़ नहीं किया। विज़ुअलाइज़ेशन करवाने की मेरी ज़िम्मेदारी, आपको सिर्फ सुनने की ज़िम्मेदारी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने ये समझा था कि 1857 की क्रांति से पहले जब अंग्रेज़ भारत के अंदर आना शुरू करते हैं, यूरोपियंस आना शुरू करते हैं, टिल डेट से लेकर 1857 की क्रांति तक हमने समझा दिया था। आज हम ये समझेंगे कि क्रांति कैसे हुई, क्या-क्या इसके इम्पैक्ट थे, क्यों हुई, इसका रिज़ल्ट क्या निकल कर आया। 1857 से लेकर जब तक गांधी जी भारत नहीं आते हैं, तब तक हम समझने वाले हैं। तो देखिए, 1857 की क्रांति, ऐसा नहीं था कि क्रांति रातों रात हो गई। कल हम लोग सो रहे थे, आज जगे, बोला कि चलो आज क्रांति करते हैं, ऐसा नहीं था। ये पहले से बाय द स्टेप 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 चलता हुआ आ रहा था। सारा बम फूटा 1857 को। इससे पहले काफी रिवॉल्ट थे जिनका रिजल्ट था 1857। जैसे सन्यासी रिवॉल्ट हुआ था बंगाल में, क्योंकि बंगाल में सूखा पड़ गया था और अंग्रेज उनसे टैक्स लेते ही जा रहे थे। फकीर रिवॉल्ट हुआ था, अहोम रिवॉल्ट हुआ था, नॉट बंगाल, ये सारे रिवॉल्ट पूरे पैन इंडिया हुए थे। साउथ में विजयनगर अंपायर था, विजयनगर अंपायर में छोटे छोटे राजा रिवॉल्ट कर रहे थे। ये रिवॉल्ट हो किस ले रहे थे? कहीं पर अंग्रेज ज्यादा टैक्स ले रहे थे, कहीं पर जो भी राजा थे उनके सक्सेसर नहीं थे, तो उनकी जो भी गद्दी थी, उनका राज था, वो अंग्रेज हथिया रहे थे, इसकी वजह से रिवॉल्ट हो रहे थे। जैसे लक्ष्मी बाई का रिवॉल्ट हुआ था, इसीलिए झांसी का रिवॉल्ट, ट्राइब्स का रिवॉल्ट होता है, इन सभी का रिवॉल्ट होता है धीरे धीरे। इन सभी रिवॉल्ट का रिजल्ट होता है 1857 की क्रांति। लेकिन विदाउट कोई चिंगारी के कोई भी रिवॉल्ट नहीं होता। एक कोई चिंगारी तो होनी चाहिए जिसकी वजह से आग लगती है, और उस चिंगारी का वर्क करता है 1857 की क्रांति में वो कारतूस। एक गन इंट्रोड्यूस हुई थी, इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल की जो बुलेट्स थी, बुलेट रखने के लिए कारतूस रख मिला जाता था। बुलेट है, बुलेट के ऊपर कवर में कारतूस होता था, और कारतूस को फाड़ने के लिए दांतों का यूज करना पड़ता था। और वो कारतूस बनता था गाय और सुअर के चर्बी से। गाय पवित्र है हिंदुओं में और सुअर अपवित्र है मुस्लिमों में। जिससे मैंने पहले ही बता दिया कि 1857 की क्रांति के रीजन क्या थे। पहले तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिकल काफी बर्डन था, इकोनॉमिकल हम लोग वीक हो रहे थे। जब पैसे नहीं होते तो रिवॉल्ट ही होते हैं। हम लोगों के जो प्राइवेट इश्यूज थे उसमें अंग्रेज दखल देते हैं, जैसे सती प्रथा करते हैं और अनटचेबिलिटी बैन करते हैं। समझिए इस बात को। कुछ चीजें होती हैं जिनको जमीन से ऊपर की ओर ले जाया जाता है। अगर आज भी भारत में अनटचेबिलिटी है। अगर ऊपर से हम एक रूल बना देते हैं कि कल से अनटचेबिलिटी बंद, तो इसका यह मतलब नहीं कि ग्राउंड पर अनटचेबिलिटी बंद हो जाएगी। बाल विवाह बंद है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाल विवाह भारत में नहीं होते, आज भी बाल विवाह होते हैं। ये चीजें बंद तब होती हैं जब जमीन से लोग बोलना स्टार्ट करते हैं कि बाल विवाह बंद होगा, अनटचेबिलिटी बैन की जाएगी, सती बैन की जाएगी। ये चीज जब नीचे से होना स्टार्ट होती हैं, तब जाकर ऊपर तक वर्क करेंगे। जब ऊपर से नीचे को ये सारी चीजें प्रेशर में डाली जाएंगी कि आपको फॉलो ही करना है, कोई फॉलो नहीं करता, उसके बाद रिवॉल्ट ही होते हैं। तो ये हमने समझ लिया 1857 की क्रांति क्यों हुई, मेन रीजन क्या था, आखिर स्टार्ट कैसे होता है ये समझ लेते हैं। 34 नेटिव इन्फेंट्री के एक सोल्जर होते हैं मंगल पांडे। ये अपने सीनियर से पूछते हैं कि क्या कारतूस गाय और सुअर के चमड़े से बनाई जा रही है, तो ये जो सीनियर्स होते हैं वो डिनाई कर देते हैं, बोलते हैं नहीं। जब वो सच में अपनी आंखों से देखते हैं कि नहीं, ये तो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से बनाई जा रही है, तो वो अपनी बंदूक लेते हैं, उसी कारतूस से, उसी गन से अपने दो सीनियर्स को शूट कर देते हैं। उसके बाद फिर रिवॉल्ट होता है, अलग अलग नेटिव इन्फेंट्रीज में रिवॉल्ट होता है। देन एक नेटिव इन्फेंट्री में कुछ सोल्जर
फांसी दे दी जाती है, कुछ को कारावास दे दिया जाता है, जिससे जिससे गुस्सा हुए कुछ अदर इन्फेंट्री के लोग उस इन्फेंट्री पर धावा बोल देते हैं, सीनियर्स को मार देते हैं और पहुंच जाते हैं सीधा दिल्ली बहादुर शाह जफर, और बोलते हैं बहादुर शाह जफर से कि आपको हम इस रिवॉल्ट का फेस बनाना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर से दैट ओके, आई डोंट हैव एनी इशू, बिकॉज वो 82 साल के तो वैसे ही थे, एक पैर तो वैसे भी कवर में, वो हाँ बोलते हैं। उसके बाद बहादुर शाह जफर की इतनी एज हो चुकी थी, वो तो वर्क नहीं कर सकते थे, वर्क करते हैं उनके बेस पर उनके सेनापति बख्त खान लोगों को चिट्ठियां लिखते हैं कि वी आर डूइंग रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, आ जाओ। सब लोग आते हैं, उसके बाद रिवॉल्ट होता है, जगह जगहों पर सब लोग रिवॉल्ट को लीड करते हैं। कानपुर में नाना साहब लीड करते हैं, झांसी में तात्या तोपे और झांसी की रानी लीड करती, और लखनऊ में लीड किया जाता है बेगम हजरत महल जी। तो आइए आखिर ये समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति आखिर फेल क्यों हुई, क्यों हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल होता है। कुछ रीजन से उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो पहला रीजन था वो थी लीडरशिप। 82 साल के एक बुजुर्ग को लीडर बनाया गया था, फेस बनाया गया था रिवॉल्ट का। दूसरा, एरिया, हम पूरे भारत में इस रिवॉल्ट को स्प्रेड कर ही नहीं पाए। हम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, हम इस साइड को पूरा कवर कर सके, यहाँ पर रिवॉल्ट बढ़ा पाए, बाकी जगहों पर तो हम रिवॉल्ट कर ही नहीं पाए। साउथ के स्टेट्स तो ऐसे ही रह गए, उनको पता हवा तक नहीं लगी कि रिवॉल्ट भी हुआ था। तीसरा रीजन, फिलॉसफी, आखिर हम लड़ किस लिए रहे थे, किसके लिए लड़ रहे थे, कौन थी वो चीजें। सब लोग सिर्फ अपने अपने लिए लड़ रहे थे। नो वन फाइटिंग फॉर द नेशन, नो वन फाइटिंग फॉर द यूनिटी, एवरी वन इज फाइटिंग फॉर हिज अंपायर, हिज प्रॉपर्टी, हिज। हमारे पास एक कॉमन चीज नहीं थी। जैसे आज हमारे पास भारत है, हम तब भारत के लिए नहीं लड़ रहे थे। झांसी की रानी लड़ रही थी झांसी के लिए, नाना साहब लड़ रहे थे कानपुर के लिए, बेगम हजरत महल लड़ रही थी लखनऊ के लिए, अवध के लिए। नो वन इज फाइटिंग फॉर द नेशन, क्योंकि नेशन था ही नहीं तब, इंडिया बना ही नहीं था तब, इंडिया की नींव ही नहीं रखी गई थी। वी डोंट यूनाइट, दिस इज द थर्ड रीजन। अगले रीजन के बारे में बात करते हैं। दिस इज द थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन के बारे में बात करते हैं, रिसोर्सेज। उनके पास गन थी, हमारे पास चाकू, तलवार, डंडे, पत्थर, टेक्नोलॉजी। उनके पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास नहीं थी। देन फाइनली इसका निष्कर्ष निकल कर क्या आया, अभी तक हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, ब्रिटेन की एकमात्र कंपनी। अब पूरा ब्रिटेन, पूरा क्राउन हमारे ऊपर रूल करने वाला था। यहां से स्टार्ट होता है क्राउन रूल, और यहीं से भी स्टार्ट होता है नेशन बिल्डिंग, भारत का बनना यहाँ से स्टार्ट होता है। काफी बड़े बड़े रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुले, सर सैयद अहमद खान, दयानंद परमहंस, रामकृष्ण, विवेकानंद, इन जैसे लोग सोसाइटी में रिफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं। जैसे बच्चियों को बढ़ाना, सती को बैन करना, कास्ट सिस्टम का अपोज करना, ये सारी चीजें हटाई जाती हैं और सबको यूनाइट किया जाता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि 1857 की क्रांति जैसे यहाँ हुई तो इसके बाद ये शुरू हुआ, नहीं। 1857 की क्रांति यहाँ पर हुई, ये सारी चीजें बैक से पीछे से चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन यहाँ से एक थोड़ा बूम पकड़ती है, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ती हैं, तेज जाती हैं। इसी के बाद सॉन्ग लिखना स्टार्ट होते हैं। ये सबको बताया जाता है वी आर नॉट डिवाइड, वी आर यूनाइट, हम एक हैं, जिसके लिए पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, गीत बनाए जाते हैं, शायरी लिखी जाती हैं, फेस्टिवल्स एक साथ मनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बता सकें वी आर नॉट डिफरेंट, वी आर यूनाइट, हम सिर्फ एक हैं। हम थोड़ा फॉरवर्ड जाते हैं तो 1885 के पास बनते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। आइए समझते हैं कि रीजन क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने का। एक पर्सन था जो IAS ऑफिसर था उस समय पर ब्रिटेन का, वो क्या बोलता है कि हम एक बॉडी बनाते हैं इंडिया में, जो वो बॉडी होगी वो लोगों के जो भी मुद्दे होंगे वो मुद्दों को क्राउन के सामने उन मुद्दों को रखेगी, जिसके लिए ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस होती है 1883 में, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस INC बनके तैयार होती है। INC को समझ लेते हैं। देखिए, इसमें 3 तरीके के लोग हैं, एक थे मॉडरेट, एक थे एक्सट्रीमिस्ट और दूसरे थे रिवोल्यूशनरी। उसमें थे भगत सिंह टाइप के लोग। इतना सोचिए मत, मैं बताता हूँ। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है, तब से लेकर पार्टीशन होता है बंगाल का 1905 में, तब तक ये जो बीच का पीरियड था, इस पीरियड को बोला जाता है फेज ऑफ मॉडरेट। इसमें जो मेन लीडर्स थे वो थे WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और SN बनर्जी। इनको मॉडरेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनकी फिलॉसफी 3 P पर चलती है,
PPP भी बोला जाता है। मतलब है इसका प्रेयर, पिटीशन, प्रोटेस्ट। मतलब अगर कुछ भी चीज़ तुमको चाहिए ब्रिटिशर से तो सबसे पहले प्रेयर करो, ना माने तो पिटीशन भेजो, पिटीशन भी ना माने तो प्रोटेस्ट करो। और प्रोटेस्ट बहुत बड़ा नहीं होगा, थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट कर लो, जस्ट दिस लाइक प्रोटेस्ट। मॉडरेट का कंट्रीब्यूशन क्या था? 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पास होता है। 1905 होता है, यहाँ पर बंगाल का पार्टीशन होता है, काफी लोगों द्वारा रोका जाता है लेकिन फाइनली पार्टीशन कर दिया जाता है। पार्टीशन के बाद जो बंगाल के लोग थे, हिंदू मुस्लिम, वो सारे लोग साथ आते हैं, एक दूसरे को राखियां बांधते हैं, ये बताते हैं कि वी आर नॉट डिफरेंट। तुम हमको लैंड के बेसिस पर बांट सकते हो पर कल्चर के बेसिस पर, भाईचारे के बेसिस पर तुम हमें बांट नहीं सकते। इस चीज के लिए वो आते हैं और अपना गुस्सा दिखाते हैं इस तरीके से। अब समझते हैं कि जब मॉडरेट थे, जब दादा भाई जैसे लोग थे, तो यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट क्या करने आए थे? क्यों एक्सट्रीमिस्ट की जरूरत पड़ी? देखिए समझिए, जो मॉडरेट थे उनकी 3 पॉलिसी थी जो मैंने बताई, PPP, प्रेयर, पिटीशन और प्रोटेस्ट, ये 3 चीजें थी। और इस तरीके से हम लोगों को आजादी नहीं मिल सकती थी। सब लोग जानते थे कि कुछ भी हो जाए, इस तरीके से अंग्रेज आजादी नहीं देने वाले। हमारी मौसी के लड़के नहीं है वो। 1899 से लेकर 1905 तक जो वाइस रॉय रहता है वो होता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की जो पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं उसी के रिजल्ट्स थे ये एक्सट्रीमिस्ट। क्यों? क्योंकि पॉवर्टी नीचे जा रही थी, गरीबी नीचे जा रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, एजुकेशन रद्द था और यूरोप में इस समय पर सारे जो देश थे वो धीरे धीरे करके आजाद होना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ के लोग पढ़ रहे थे, बाहर जा रहे थे, बाहर रिवॉल्ट हो रहे थे, नेशनैलिटी समझ रहे थे, देश समझ रहे थे। उसी समय के पास जापान में इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, एक एशियन कंट्री इंडस्ट्री की ओर बढ़ती है। और ये सारी चीजें जब भारत के लोग पढ़ रहे थे कि अदर देश हैं वो आजाद हो रहे हैं, डेमोक्रेसी नाम की एक चीज है, तो यहाँ भी वो चीज चाहिए थी। और ये जो मैंने मॉडरेट के बारे में बात की, ये सारे जो लीडर थे, दे आर लीडर ओनली फॉर द रिच पीपल्स। बेसिकली इनके साथ जो गरीब जनता थी देश की, वो कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गरीब जनता को कुछ और चाहिए था और लोग दे कुछ और रहे थे, ये मॉडरेट्स उनको कुछ और दे रहे थे। इसी वजह से ये सारी फिलॉसफी, सारे कैरेक्टर्स मिलके डेवलप्ड होते हैं एक्सट्रीमिस्ट। इसमें जो 3 बड़े नाम लिए जाते हैं वो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। एक बार हम वापस जाते हैं बंगाल के पार्टीशन पर। 5 में बंगाल का पार्टीशन होता है और जैसा आपको पता होगा दिसंबर के पास इंडियन नेशनल कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस होती है। दिसंबर 1906 में कॉन्फ्रेंस होती है। 1906 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, हो सके तो उसे कभी यूट्यूब पर या फिर उसके बारे में पढ़िए था, इसमें काफी दंगे हुए थे। अब सुना है मैंने, पढ़ा है मैंने कि यहाँ पर जूते तक चल गए थे इस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि बंगाल का पार्टीशन हो चुका था और जो मॉडरेट थे ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट बोल रहे थे कि हमारे हिसाब से चलो, लेकिन मॉडरेट बोल रहे थे हमारे हिसाब से चलो। बात उनकी भी सही थी। अब मॉडरेट ठहरे बुजुर्ग इंसान, अब हम अपने बुजुर्गों के सामने भले ही जितना भी बोल दें लेकिन ऐसा तो नहीं करते। तो बंगाल का पार्टीशन होता है और 6 में जो कॉन्फ्रेंस थी वहां पर स्वदेशी का नारा दिया जाता है। स्वदेशी मतलब खुद की बनाई हुई चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, वहां पर पहली बार नारा दिया जाता है। लेकिन समझिए, यहाँ पर अभी कोई कंसेप्ट नहीं है स्वराज का, कंसेप्ट नहीं है कि एक डेमोक्रेसी होगी। मतलब कॉन्सेप्ट ये सारी चीज़ें हैं कि डेमोक्रेसी होगी, सेल्फ रूल होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये सारी चीज़ें समझी जा रही हैं कि क्राउन के अंदर होगा, ऊपर क्राउन होगा, उस क्राउन के नीचे हम लोग रूल कर रहे होंगे। जहाँ जैसे ब्रिटेन में भी होता है, ऊपर क्वीन है, क्वीन के नीचे उनकी पार्लियामेंट चलती है, वैसे ही इनिशियली हम यही सोच रहे थे कि ऊपर ब्रिटेन रहेगा, ब्रिटेन के नीचे जो भी रूल्स होंगे वो हम लोग बना रहेंगे, अपने लोगों के लिए रूल्स बना रहे होंगे, ये लोग सोच रहे थे वहां पर। इनिशियली स्वराज, स्वराज मतलब खुद का राज, इनिशियली स्वराज का मोटिव था वो यही था। वो तो 30 के पास मोटिव चेंज होता है, बात करेंगे अगले वीडियो में। अब 6 के बाद अपना एजुकेशन बनना स्टार्ट होता है, कॉलेजेस बनाए जाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं, स्वदेशी खुद की चीज़ें बनाना स्टार्ट की जाती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 5 में पार्टीशन हुआ, 6 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस हुआ, अगर 7 में ही ये एसोसिएशंस बना दिए गए। ये सारी चीज़ें पीछे से बनती हुई धीरे धीरे आ रही थी और इसी में जितने भी लीडर्स थे वो सारे लीडर्स अपनी अपनी पत्रिका, अपने अपने न्यूज़पेपर्स निकालते हैं, मंथली वीकली अकॉर्डिंग तो सब लोग निकालते हैं, जिससे लोगों के अंदर पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें और लोगों के अंदर
देश भावना की, वो देश की एक भावना उत्पत्त होना स्टार्ट हो। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, 1906 के पास बनाई जाती है मुस्लिम लीग। मैंने नाम बताया था सर सैयद अहमद, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव था वो था एजुकेशनल चीजों पर बात करना। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यहाँ पर लोग मिलेंगे, मिलकर एजुकेशनल टाइप बातें करेंगे, पॉलिटिकल फ्री बातें करेंगे। लेकिन पॉलिटिकल फ्री बातें ना होकर इसमें पॉलिटिक्स घुसूर दी गई, पॉलिटिकल बातें होने लगी, जिससे 1906 में मुस्लिम लीग बनती है। अब समय में थोड़ा आगे चलते हैं। पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है 1914 में। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों ने बोला कि ठीक है, वी आर सपोर्टिंग ब्रिटेन। एक्सट्रीमिस्ट नहीं चाहते थे कि हम लोग सपोर्ट करें, लेकिन मॉडरेट के दबाव में आकर उन्होंने बोला ठीक है, वी आर सपोर्टिंग। ये था कि हम लोग इनको सपोर्ट करेंगे और इनके सपोर्ट के बदले ये लोग हमें फ्रीडम दे देंगे, स्वतंत्रता दे देंगे। बट एज वी नो दैट गद्दार है साले ये। और इसी के पास एंट्री होती है महात्मा गांधी की, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, गांधीयन एरा। थोड़ी देर में रिवाइज कर लेते हैं क्या हमने सीखा। हमने पहले समझा कि 1857 की क्रांति क्यों हुई, क्यों दबाया गया, क्या रीजंस थे कि हम वो क्रांति को बड़े लेवल पर नहीं कर पाए। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को हमने देखा, उसमें दो फेज थे, एक था मॉडरेट का, एक था एक्सट्रीमिस्ट का। 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स का टाइम था, उसके बाद आता है एक्सट्रीमिस्ट का टाइम। और 14-15 के आसपास फिर स्टार्ट होता है गांधीयन एरा, क्योंकि 15 के पास गांधी जी भारत आ चुके हैं। अब कुछ समय तक वो भारत में भ्रमण करेंगे, भारत के लोगों की प्रॉब्लम समझेंगे, उसके बाद अपने जो भी उनके टूल्स हैं, सत्याग्रह है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, कॉर्पोरेशन में ये सारी चीजें लॉन्च करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। एंड फाइनली भाई, मैं एडिटिंग नहीं करवा पाऊंगा, आई एम रियली 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 सॉरी। आई होप कि आप समझोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।